तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत यूनिक चैप्टर है और यहाँ से आपके कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस आपको दिखते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, देखो गाइज मैं अब ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चैप्टर में आपको वैसे ही आपको दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम गाइस 4 से 5 क्वेश्चन, और मैं आपको वो हिडन लाइन भी बताने जा रहा हूँ यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी, आपको बहुत बेनिफिट करवाएंगी। और यहाँ मैं कोई अपनी थ्योरी नहीं बताने जा रहा हूँ, यहाँ जो एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिए हैं बस वही मुझे डिस्कशन करने हैं। मैंने अपना कोई स्पेशली अपनी तरफ से कुछ तैयार नहीं किया है, दैट वाइज जो भी चीज़ें मेरी हैं तो वो मैं अपने आप करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे लिखा है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट दियर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। क्या तुम जानते हो, क्या तुम इस बात से परिचित हो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इवन लार्जेस्ट मतलब छोटे हों या बड़े हों, ये सभी अपनी जो लाइफ होते हैं, लाइफ की जर्नी जो होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। तो यस यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आ सकता है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद में जो यही सिंगल सेल होती है बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। एक सेल मतलब जो एक सिंगल सेल होती है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है ये क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंडीड का मतलब एक ग्रोथ, हाँ मतलब एक सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। लेकिन ये सभी लगभग सभी सेल में, मतलब ये जितनी सेल्स होती हैं लिविंग वाली सब में पाया जाता है। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उसमें सब ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं, चाहे वो सेल हो और चाहे ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ठीक, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। तो जितनी भी सेल्स होती हैं सभी सेल रिप्रोड्यूस करती हैं बाय डिवाइडिंग इनटू 2, दो में डिवाइड करके। विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। तो जितनी बार वो डिवाइड होंगे उतनी बार वो डॉटर सेल बनाएंगे। जैसे कि मतलब ये 2 थी यहाँ से, तो ये डिवाइड होकर इसने क्या बना ली, 4 बना ली। इनका कहने का मतलब ये यहाँ पे है। These newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। तो बाद में यही डिवाइड करते करते क्या करती हैं, एक पॉपुलेशन का निर्माण कर लेती हैं। ये बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, न्यू पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा है। चलिए, इन अदर वर्ड सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल। अब यहाँ पे बात आई है, अगर जो हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें यानी ह्यूमन की बात करें तो वो मिलियन ऑफ सेल मतलब 10 लाख से ज़्यादा सेल्स वो मिलके बना होता है। और ये क्या होता है, यही डिवाइड करते करते बन जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ये बात बताई है। अब यहाँ पे हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, सेल साइकिल क्या होती है। तो सेल डिवीजन यहाँ पे देखते हैं। सेल डिवीजन जैसा कि नाम से है, सेल का डिवाइड होना, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल पे यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेल डिवीजन जो है पाया जाता है। ड्यूरिंग द डिवीजन सेल ऑफ सेल, मतलब सेल जब डिवाइड करती है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और सेल ग्रोथ हो गई, ये भी साथ में होती रहती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात समझोगे भी जब इंटरफेस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ऑल दीज प्रोसेसेस सेल डिवीजन, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ठीक है, हेंस हैव टू टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट का गाइस मतलब होता है फिक्स जीनोम। ठीक, इंटैक्ट का मतलब फिक्स। तो यहाँ पे 3 इवेंट बताया गया, मतलब सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ हो गया।
ये सभी कोऑर्डिनेटेड मतलब एक सीक्वेंस में चलते हैं और इंश्योर करते हैं एक करेक्ट डिवीज़न का। मतलब अगर जो यहाँ से कुछ भी अब्रप्ट होता है या कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो ये सेल डिवाइड सही से नहीं कर पाएगी, प्रॉपर वे में सेल डिवीज़न मतलब सेल साइकिल नहीं हो पाएगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, और यही सब कुछ होने के बाद में एक प्रोजेनी सेल बनती है और उसमें जो जीनोम होता है वो इंटैक्ट होता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई विच सेल डुप्लीकेट इट जीनोम synthesizes the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle। मतलब कहने का यहाँ पे है कि यही जो डुप्लीकेशन हुआ, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, मतलब जीनोम को जीनोम का डुप्लीकेशन सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, मतलब और जो सेल के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोटीन हो गया, राइबोसोम वगैरह हो गया, एंड इवेंचुअली और अंततः डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि सेल डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल और डिवीज़न, मतलब सेल डिवीज़न ऐसे कर लो इसको आप, सेल डिवीज़न, ठीक, और प्लस यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पे डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इस टाइप से, प्रोटीन वगैरह, इस आरएनए वगैरह ये सब, तो इनको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे अच्छे तरीके से, अब सेल साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। सेल डिवीज़न और सेल साइकिल बहुत अंतर होते हैं, ठीक है, ये बात आपको, इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, अब देखो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, तो सेल ग्रोथ जो होगी वो साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीमेंट होगा उसकी वजह से होती है। इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये अंडरलाइन कर लेना है यहाँ पे कि सेल ग्रोथ जो होता है किसके टर्म में पूछे, अगर जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, तो साइटोप्लाज्म हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है, सेल ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना। तो ये कैसी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेट ऑफ द सेल साइकिल। अभी आप इंटरफेस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको G1 S और G2 फेज बताई जाएंगी, उसमें S फेज में जो है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का मतलब यहाँ पे डीएनए है, क्रोमोसोम मत समझ लेना इस चीज़ को। आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जब होता है तो सेल डिवीज़न का मतलब एक ये सेल हुई, ये दो में डिवाइड कर गई इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा 10 पिकोग्राम डीएनए था, तो यहाँ 5 चला गया और 5 यहाँ चला गया, मतलब 5-5 पिकोग्राम दोनों को मिल गया अल्टीमेट। ये बात इन्होंने बोली है कि जो हमारा क्रोमोसोम डीएनए होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है, बराबर दो भागों में बांट दिया जाता है बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, जैसे कि प्रोफेज आएगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आएगा, फिर आपका होगा साइटोकाइनेसिस। हाँ, साइटोकाइनेसिस होगा तो उसमें सेल डिवाइड करेगी और सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, और दोनों सेल में जो हमारा ये क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, यहाँ पे डीएनए नहीं लिखा गया, अगर जो नीट में ऐसा पूछ दिया जाए कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम तो आप कंफ्यूज मत होना, वो डीएनए के बारे में पूछ रहा है आपसे। चलिए आगे। दीज इवेंट देम सेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, यही सारे जो इवेंट्स होते हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग यहाँ पे फेजेस पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले तो आप फिगर ये देख लो, यहाँ पे ये फिगर कई बार नीट में पूछा गया है। ये G1 फेज यहाँ पे है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये तीनों फेज मिला के इसको बोलते हैं इंटरफेज। और आप जरा यहाँ पे चेक करो कि इंटरफेज जो आपका यहाँ पे है दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, ये आपका बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक, मतलब यहाँ तक देखो कितना टाइम ले रहा है इंटरफेज हमारा। बाकी जो छोटू सा चीज़ है ये हमारा होता है M फेज, और M फेज का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस। M फेज का मतलब कैरियोकाइनेसिस, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस का डिवीज़न। इसके बाद में आपका साइटोकाइनेसिस आता है, देन हमारी सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है। सेल डिवीज़न मतलब वो सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है, मतलब माइटोसिस स्टॉप हो जाएगी। तो ये M फेज को फर्दर हम लोग कितने फेज में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। ध्यान देना, कई लोग गलती कर देते हैं कि M फेज में सिर्फ जो है ये 4 स्टेज
टिक मार के आएंगे, लेकिन फिगर में आप जरा चेक करो, ये पूरा एम्फेज बोला गया है, ध्यान देना इस चीज़ को ना, गलत कर दोगे। तो ये पूरा एम्फेज यहाँ पे दिया है, तो इसमें साइटोकाइनेसिस भी इंक्लूड की गई है। तो पहले पी है, फिर एम है, फिर ए है, फिर टी है, और फिर ये आपका साइटोकाइनेसिस। देखने से क्या लग रहा है आपको, यहाँ से देखने से ये लग रहा है गाइस हमें, ये देखो, ये टाइम और ये टाइम, मतलब ये वाला टाइम, ये वाला सबसे ज़्यादा टाइम इसका होता है, फिर हमारा होता है टी का, फिर ए का, और फिर हमारा एम का। ठीक है, टाइम का मैं बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ गाइस आपको ध्यान रखनी है इसी तरीके से कि यहाँ पे आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब कुछ रखना है आपको। ठीक है, तभी आपका सवाल वहाँ पे सही होगा। चलिए, ये फेज आपने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो ये 2 सेल आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये देखो, ये आपका एग्जिस्ट मार गया जीवन से, देखो जीवन से एग्जिस्ट मारा है, और ये जी नॉट में पहुंच गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जी नॉट को लेके नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जी नॉट जो है ये एग्जिस्ट टू द सेल साइकिल है। अभी पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। चलिए, हम लोगों ने देख लिया फिगर अच्छे तरीके से। अब हम लोग आते हैं थ्योरी पे अपने। थ्योरी में दिया है, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। ह्यूमन सेल को अगर जो हम लोग कल्चर मीडियम में रखते हैं तो वो हमें एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के दर्शन करवाता है, और सेल साइकिल हम लोग वहीं से समझ सकते हैं। टिपिकल ह्यूमन सेल इन कल्चर, दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। ह्यूमन जो सेल होती है लगभग 24 घंटे में डिवाइड कर जाती है। However, यद्यपि this duration of cell cycle can vary organism to organism and also from cell type to cell type। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ये हमारा जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, ये टाइम ड्यूरेशन होता है, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। दैट इज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब कैसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, और सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल कैसी है उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट। 90 मिनट मतलब लगभग 1 घंटा 30 मिनट का टाइम लेती है ईस्ट की सेल, जो कि आपकी फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, एस्कोमाइसीट्स का मेंबर है। ये लगभग 1 घंटा 30 मिनट टाइम लेता है अपने आप को डिवाइड करने में। ये सेल साइकिल जो उसकी कंप्लीट होती है वो 1 घंटा 30 मिनट में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 90 मिनट किया गया, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 1 + 1/2 आवर, नहीं ये थोड़ी लिख सकते हो, 1.5 आवर। क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार नीट में पूछा गया था कि बताओ ह्यूमन सेल जब 24 घंटे में सेल डिवीजन सेल साइकिल कंप्लीट करती है तो उतने ही टाइम में, मतलब 24 घंटे में ईस्ट कितनी बार अपने आप को डिवाइड करेगी। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 24 इंटू क्या करोगे, 60 करोगे, और नीचे कितना रखोगे, 90 करोगे। मैंने मिनट में कर लिया, मिनट यहाँ भी दिया था, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16 इसका आंसर आता है। तो 16 बार वो डिवाइड कर अपने आप को कर लेगी उतनी देर में, जितनी देर में हमारी सेल ह्यूमन सेल डिवाइड करती है अपने आप को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे दिया है कि सेल साइकिल जो है हमारी है, ये गाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, तो कि ज़्यादा मैं बोर नहीं करना चाह रहा हूँ आपको, मैंने इतना आपको बता दिया। वैसे इंटरफेज है, फिर यहाँ पे एमफेज है। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीरियस हैं, नीट एस्पिरेंट हैं, या और जो भी एग्ज़ाम आते हैं CUET वगैरह जहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है, अगर जो आप सीरियस हैं तो मैं आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो लेके आता रहूँगा, और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बारीकियों के साथ में जो NCERT में दिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, टिल देन मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए। देखो, पढ़ाई यार कभी वेस्ट नहीं आती है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। अगर जो आप पढ़े लिखे हो तो आप एक सोशल में एक अलग ही आपका एक वो होगा, समझ रहे हो, एक आपका अलग ही ऑरा होगा सोशल में, सोसाइटी में। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।